नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड नियमों संग शहर में मना ईद उल फित्र का जश्न। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई सेवइयां, कोरोना खात्मे की मांगी दुआ। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। अक्षय तृतीया पर्व पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने किया पौधरोपण। और कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में रेमडेसिविर इंजेक्शन कराया जा रहा उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में ईद उल फित्र का जश्न मनाया गया। शुक्रवार को शहर में ईद उल फित्र का जश्न मनाया गया। इससे पहले गुरुवार की शाम चांद के दिखने के बाद ईद का ऐलान किया गया। चांद दिखते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। शहर के नई सड़क, दाल मंडी, मदनपुरा इत्यादि क्षेत्रों में आतिशबाजी का नजारा देखते बन रहा था। लोगों ने एक दूसरे को चांद रात की बधाई दी। वहीं घरों में पकवान बनने भी शुरू हो गए। आज किस तरह का हम लोग त्योहार मनाए? आज हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने अपनी मस्जिद में 5 लोगों ने नमाज अदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह की नया उजाला, नया सवेरा आ जाए। मुल्क से, दुनिया से कोरोना जो महामारी, जो वबा फैली हुई है, ख़त्म हो जाए और तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब बहती रहे। जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में जो देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का एक साथ आगे बढ़कर इंसानियत का संदेश दिया है, यह हमेशा कायम रहे और मुल्क से नफरत की जो आग है वो ख़त्म हो जाए। अब कोरोना पे आप क्या संदेश देंगे? इस समय कोरोना अपना रफ्तार पकड़ा है। हम लोगों ने अल्लाह की बारगाह में जो नमाज अदायगी की है, दुआ की है कि अल्लाह इस दुनिया से वबा ख़त्म हो जाए, नया सवेरा, नया उजाला आए और लोगों के ओठ पे मुस्कान और आंखों से आंसू पूजे। इसके बाद शुक्रवार को ईद की नमाज अदा की गई। जिला प्रशासन की ओर से जारी पाबंदियों के बीच ईदगाह और मस्जिदों में इमाम सहित 5 नमाजियों ने ही नमाज अदा की। बाकी लोगों ने घरों में नमाज की। इसी कड़ी में लाटसराय स्थित लाट पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। मौलाना जियाउर रहमान ने यहां नमाज अदा कराई और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह से इस महामारी के खात्मे और कोविड से जिन लोगों ने जान गंवा दी है, उन परिवारों के सब्र की दुआ की है। उन्होंने सभी से अपील की कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो, घरों से ना निकलें और जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। आज किस तरह की दुआ मांगा गया अल्लाह से? क्या मांगे दुआ? सबसे पहले अल्लाह रब ताला से जो दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान और इस ईद उल फित्र के तोफ़ैल में परवरदिगार आलम इस वबा यानी कोरोना वायरस जो हम पर फैली हुई है और ये अपने इंतहा मकाम पर पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से घरों के अंदर अमवात हुई और जो लोग बेघर हो गए। अल्लाह रब ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम उनको पहले सब्र की तौफीक अता फरमा और फिर अल्लाह रब ताला से दुआ की गई, अल्लाह ऐसी वबा से हमारे हिंदुस्तान, हमारे प्यारे हिंदुस्तान से ऐसी वबा को दूर फरमा दे। कितने लोग नमाज अदा किए हैं? आज 5 लोग जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक 5 अफराद ने नमाज ईद अदा की। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस मकसद ईद यही है कि जो हमारे हिंदुस्तान और बिलखुसूस हमारे बनारस के जो ऑफिसरान हैं, महकमा सेहत के लोग हैं, जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, तो बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत दरपेश आए तभी घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से यानी अपने रिश्तेदारों में जाकर हाथ वगैरह या गले मिलने से परहेज़ करें, क्योंकि ये वबा हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे से पास आने से फैलती है। तो ज़रूरी ये है कि जो गाइडलाइन हमें बताई गई है हम अपने रिश्तेदारों में भी उस पर अमल करें ताकि इस बीमारी से निजात।
इसी क्रम में नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात रही। यहाँ भी 5 नमाजियों ने नियम अनुरूप नमाज अदा कर अल्लाह से सभी के स्वस्थ जीवन की दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मस्जिद हाफिज लंगड़े का ख़तीब व इमाम हूँ और आज उसूल के मुताबिक जो प्रोग्राम हमें मिला है उसके मुताबिक चंद आदमियों से ही हमने मस्जिद में नमाज अदा की। आप ये बावर करें कि हम लोग कोरोना बीमारी को भगाने में पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज ईद के दिन हमारा ये पैगाम दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए है कि आप लोग किसी हाल में भी ईद की खुशी को खुशी समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाने की कोशिश करें। और क्या संदेश देंगे क्या? हमारा पैगाम ये है कि ईद की खुशी ऐसी होनी है जिसमें सिर्फ हमारी ही खुशी न हो बल्कि हमारे पड़ोसियों की भी खुशी हो, हमारे घर वालों की भी खुशी हो, हमारे शहर वालों की भी खुशी हो। हम सब मिलजुल कर ईद को काबिले मुबारक बनाएं और पूरी कोशिश करें कि सारी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम रहे। इसी प्रकार शहर के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। वहीं बबलू कुरैशी ने कहा कि क्षेत्र के अधिकारी, थाना चेतगंज इंस्पेक्टर और पांदरीबा चौकी की पुलिस टीम द्वारा हमारा काफी सहयोग किया गया। उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र की नमाज साल में एक बार एक ऐसा माह रमज़ान के महीने के बाद, इस मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है, जिसको ईद की नमाज भी कहते हैं। और इस नमाज का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है और लोगों ने बड़ी हंसी खुशी ईद उल फित्र की नमाज अदा की। और हम अपने क्षेत्र के जो है थाना चेतगंज के इंस्पेक्टर संध्या सिंह और पांदरीबा चौकी इंचार्ज भाई मिथिलेश यादव जी का हम सराहना करते हैं। उनकी मानवता और इंसानियत की जो है मिसाल देते हैं। ये आप लोग क्षेत्र के अंदर घूम घूम कर जो है तो तमाम लोगों को समझाने का, बुझाने का और अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने की हिदायत देते थे और लोग उनकी बात को समझते भी थे। और ये लोग जिस तरह से लोग करते थे, मोहल्ले के लोग, मोहल्ले की जनता कॉपरेट भी करती थी प्रशासन का। वहीं ईद की नमाज के बाद लोगों ने इस खुशी के मौके पर अपने अपने घरों में ही परिवार संग ईद पर बनने वाले पकवानों का लुत्फ उठाया। लोगों ने एक दूसरे को सेवई खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों में खास तौर से उत्साह देखने को मिला, लेकिन सभी ने इस त्योहार को बड़े ही सादगी और शांति से मनाया। लोगों को भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सादाब अशरफ ने आग्रह किया। आज ईद के मौके पे खुशी का त्यौहार है। हम लोग अपने परिवार में बच्चों, भाइयों, पूरे परिवार के साथ सेवइयाँ एक दूसरे को खिला के खुशियों का इजहार कर रहे हैं। पर हम दुआ करते हैं, हम लोग ईद के मौके पर ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी कोविड-19 जल्द से जल्द हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए। और अगले वर्ष हम लोग जब भी ईद मनाएं या कोई भी खुशियों का त्यौहार मनाएं, खुशी कुशल एक दूसरे के परिवार में जाके एक दूसरे से मिलजुल कर और अच्छे से भाईचारे के साथ मिलाएं। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से ये बीमारी जल्द से जल्द हम लोगों के बीच से गायब हो जाए। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर भी आस्थावानों को अक्षय तृतीया पर्व पर गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने से रोक नहीं सकी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। शुक्रवार को प्रातःकाल से ही गंगा स्नान शुरू हो गया। हालांकि कोरोना काल के चलते घाटों पर सैकड़ों की संख्या में लगने वाली भीड़ तो नहीं थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया। जिला प्रशासन की मनाही के बाद भी श्रद्धालु लॉकडाउन के नियम भूलकर घाट पर पहुंचे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान घाटों पर लोगों को जाने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंगा तट पर स्नान के लिए पहुंचे। हर बार की तरह भीड़ ज्यादा तो नहीं रही, पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद रही। वहीं पंडित पप्पू महाराज ने बताया कि अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता हेतु व्रत उपवास रखकर पूजन अर्चन किया जाता है। इस तिथि पर किए गए सभी धार्मिक कृत्य दान पुण्य का फल अक्षय होता है। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा कृष्ण जी के पंचोपचार एवं दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन का विधान है। गुरुजी, आज किस तरह का स्नान और दान चल रहा है? ऐसा है, आज जो पर्व है उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ये पर्व वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ता है। आज के दिन परशुराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और गंगा स्नान करने के बाद यथा योग्य ककड़ी, घट, खरबूजा जो भी बन सके आदमी को, सत्तू, चीनी ये लेकर किसी भूदेव यानी योग्य ब्राह्मण को दान करें और फिर मंदिर में जाके दर्शन करें। और आज के दिन कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का पूजन अनिवार्य होता है। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप छूट जाता है और पितृलोक को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी कड़ी में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर मत्था टेका। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इनके दर्शन पूजन से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये मंदिर पंचगंगा घाट के ऊपर गंगा के किनारे स्थित है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि हमने दर्शन पूजन कर कोविड के शमन हेतु प्रभु से प्रार्थना की है। गुरुजी, आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर बाबा का दर्शन हो रहा है। ये किसका मंदिर है और किस तरह के फल की प्राप्ति होती है इनके दर्शन से? ऐसा बताया जाता है, ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी मुक्तिनाथ नेपाल में विष्णु की आराधना तपस्या करके ये भगवान की विग्रह स्वरूप में प्राप्त किया, जो कि अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या की थी। इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और विष्णु का एक नाम माधव, इनको बिंदु माधव के नाम से जानते हैं। जिसमें भगवान के चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म में नीचे माता लक्ष्मी है और ये शालिग्राम है, जिनको लक्ष्मी नरसिम्हा शालिग्राम कहते हैं। ये काशी में बिंदु माधव है, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वरम में सेतु माधव, श्रीरंगम में सुंदर माधव, पीटिकापुरम दत्त क्षेत्र काकीनाडा, वहाँ पर कुंती देवी ने भी तपस्या करके विग्रह स्थापना की थी, उनको कुंती माधव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया में भगवान विष्णु के पूजन अर्चन का विशेष पर्व है। इसलिए बिंदु माधव काशी के प्रधान देव होने के कारण में पंचगंगा के तट पर पावन स्वरूप में भगवान बिंदु माधव यहाँ विद्यमान है। इनके दर्शन करने से ऐसा बताते हैं कि दान, दक्षिणा या जो भी जिसके जो सामर्थ्य अनुसार है, जो भी मनुष्य करता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। अर्थात अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय अर्थात जब नष्ट ना हो। इसीलिए भगवान बिंदु माधव के शरणागत में सभी नित्य स्नान करके और यहाँ पर दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। कितना पुराना ये मंदिर है? ये ऐसा बताते हैं, कल्पांतरों में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताते हैं इतना कि जिस समय सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय एक जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक छोटे स्वरूप में एक मॉडल तैयार करते हैं, उस तरह से ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा के द्वारा ये बनाई हुई काशी में और अति प्राचीन विग्रह में बिंदु माधव विग्रह स्वरूप आपके सम्मुख है। वैष्णवी, आज अक्षय तृतीया है, आज क्या है और किस तरह का दर्शन पूजन कर रही हो? आज के दिन ऐसी मान्यता है कि सबको गंगा स्नान करना चाहिए, फिर जो भी दान फल फूल हो वो दान करना चाहिए, जितना भी आपका सामर्थ्य हो वो करना चाहिए और फिर भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। नहीं आप जा पाते हैं बाहर, घर में ही करिए और अगर बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और हम लोग तो यही कामना करते हैं कि सब लोग रोग मुक्त हो और जो ये कोरोना महामारी चल रही है इससे सब लोगों को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। और आज के दिन हम लोग सबके लिए यही कामना करते हैं कि सब लोग के घर सुख समृद्धि हो, आपके घर भी हो, हमारे घर भी हो और भगवान जी इसी तरह हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम लोग आगे भी ऐसे निरंतर दर्शन करते रहें।
इसी क्रम में अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। अक्षय तृतीया पर स्वर्णकार बंधुओं ने अपनी दुकानें खोली, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने बताया कि इस लॉकडाउन के चलते इतने बड़े पर्व पर खरीदारी नहीं हुई है। हर बार लाखों का कारोबार होता था। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आया है उसमें व्यवसाय करने के लिए स्वर्ण व्यवसायियों के पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा गया है और हम लोग व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और बिजनेस हम लोग का बिल्कुल बंद है। तो कितने घाटा हो रहा होगा और कितना आज के दिन, चाहे बात कर ली जाए जनता की या पब्लिक की भी, तो आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। देखिए, आज के दिन जेवर लेना, सोना और चांदी लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन जैसे लोग धनतेरस पर खरीदारी करते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़कर अक्षय तृतीया की लोग सोने चांदी की जेवर खरीदारी करते हैं। और इस स्थिति ऐसी बनी है कोविड की, जिसे देखते हुए लोग सोना चांदी खरीदना चाह भी रहे हैं, लेकिन ज्वेलरियों को दुकान बंद होने के नाते सोना चांदी खरीद नहीं पा रहे कस्टमर लोग। कितना स्वर्णकार से घाटा हो रहा होगा बंदी की वजह से आज के दिन? देखिए, कई करोड़ रुपए की नुकसानी है। जो बिजनेस होती थी करोड़ों में होती है, पूरे हिंदुस्तान का देख लिया जाए तो अरबों में आज के दिन में सोना चांदी की बिक्री होती है। देखिए, लॉकडाउन के समय में पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी पूरे काशी में 250 से 300 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यापार अक्षय तृतीया के दिन होता है। और इस समय वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से स्थिति बहुत बदतर बनी हुई है। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई सेल नहीं है। जो हमारे पुराने अपने कस्टमर हैं उनको फोन के माध्यम से घर पे ज्वेलरी की डिजाइन दिखाई जा रही है और घर के माध्यम से उनको डिलीवर किया जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए पूरी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर्व पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू द्वारा पौधारोपण किया गया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी गेट स्थित अपने आवास पर पौधे लगाकर सभी को ये संदेश दिया कि हरियाली हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस महामारी के दौर में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और प्रकृति को सुचारू करने हेतु वृहद स्तर पर पौधे लगाकर हरियाली को बरकरार रखना होगा। कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कोविड संक्रमित मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की है। इस दवा को चिकित्सालय में भर्ती मरीज की जीवन रक्षा हेतु सीधे मरीज के परिजन को डॉक्टर के पर्चे एवं मरीज के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के आधार पर अधिकतम 6 वायल्स दिया जा सकता है, जिसमें से एक बार में 3 वायल से अधिक नहीं दिया जाएगा। रेमडेसिविर की मांग द्वितीय कोविड वेव में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सभी जानते हैं कि इसकी जो पीछे से सप्लाई थी वो बहुत ही शॉर्ट थी। रेमडेसिविर जितना भी आता था यहाँ शहर में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों का, उसको प्रशासनिक नियंत्रण लागू कर दिया गया था और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से जितने भी हमारे प्राइवेट कोविड अस्पताल थे उनको सीधा भेजा जाता था। सरकारी कोविड अस्पतालों के लिए सीधा सरकार से प्राप्त होता था। कुल मिला के पिछले लगभग 40 दिन में हम लोगों ने 28,000 से ज़्यादा वायल रेमडेसिविर के बांटे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटलों तक सीमित था। जो पब्लिक है, जिनके पेशेंट नॉन कोविड अस्पतालों में हैं या कई लोग अलग अलग जगह ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको इसको प्राप्त करने में असुविधा होती थी। इसी में शासन की योजना है, उत्तर प्रदेश के शासनादेश के माध्यम से रेमडेसिविर मेडिकल ड्रग कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है और 1800 रुपये प्रति वायल में रेड क्रॉस के माध्यम से उसको सेल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। रेड क्रॉस के द्वारा व्यवस्था लागू की गई है। सरकारी कर्मचारी और रेड क्रॉस के कर्मचारी मिलकर आज से इसकी सेल कलेक्ट्रेट वाराणसी में प्रारंभ कर रहे हैं। 1800 रुपये के वायल है। प्रतिदिन हमारी कोशिश होगी कि लगभग 300 वायल के आसपास हम लोग पब्लिक को बांटें। आने वाले 10-15 दिन में लगातार अगर ये वायल बढ़ जाती है तो मेरा मानना है कि सीरियस पेशेंट जितने भी एडमिट हैं उनको तत्काल बेनिफिट तो होगा ही, आगे भी इसकी संक्रमण दर रोकने में मदद मिलेगी। भविष्य में और आपूर्ति अगर बढ़ती है तो उसको बढ़ा के 300 से ज़्यादा भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट रेमडेसिविर की हो पूरे वाराणसी शहर में उसकी पूर्ति की जाए। 3 वर्षीय ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे ने कोविड को मात दे दी।
कोरोना की भयावहता के बीच हिम्मत देता वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ब्लड कैंसर से पीड़ित 3 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दे दी है। बच्चा 7 दिन से होमी भाभा कैंसर अस्पताल के कोविड वार्ड में एडमिट था। बच्चे के साथ उसकी मां भी कोविड से पीड़ित थे और अब बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वहीं इस दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आते ही चिकित्सा कर्मियों ने वार्ड में जश्न मनाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौक थाने में पुलिस कर्मियों को निःशुल्क कोविड किट प्रदान की गई। वाराणसी कोविड प्रभारी MLC AK शर्मा के निर्देशानुसार थाना चौक में पुलिस कर्मियों को कोविड किट वितरित की गई। इस दौरान थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी को स्वच्छता संसद अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अनिल केशरी व KTV के संवाददाता अनु श्रीवास्तव द्वारा निःशुल्क किट प्रदान की गई। साथ ही आगे भी दिन रात सेवा करने वाले पुलिस विभाग के लिए सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं होंगी उसे उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस मौके पर किट के बारे में थाना परिसर में लोगों को जागरूक किया गया। मनोज जी, आज किस तरह का ये चौक थाने में किट दिया जा रहा है? अन्नू भाई साहब, देखिए, आज कोरोना की चपेट में पूरा विश्व है और बनारस भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज बनारस कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में सबसे नंबर 1 रहा है। आज पूरे देश में बनारस की चर्चा हो रही कि कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार थी उसे कंट्रोल किया गया और इसका पूरा श्रेय काशी की जनता को जाता है और एक कोई न कोई उसके पीछे एक रोल मॉडल होता है। आज रोल मॉडल के रूप में AK शर्मा जो कोविड प्रभारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दूत हैं, आज वो कोविड प्रभारी के तौर पे अपनी ना सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाएं बल्कि काशी की जनता को इस महामारी से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आज AK शर्मा जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता संसद स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसे लक्षण आते हैं कि हमें सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उसको दूर करने के लिए प्राथमिक उपचार के तौर पर एक किट भारत सरकार की तरफ से आया है। माननीय MLC AK शर्मा जी के दिशा निर्देशन में इसका वितरण पूरे बनारस में शहरी क्षेत्र और गांव में किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको ये बतलाना बहुत ज़रूरी है कि जो संक्रमण काल था उसकी चैन को तोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया था, मात्र 30 दिन के अंदर बनारस में बढ़ता संक्रमण का ना सिर्फ चैन टूटा है बल्कि यहाँ जो जितनी भी अव्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायतें आती थी, सब दूर हो चुकी हैं। आज पूरे भारत में बनारस रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की है और इसी से प्रेरित होकर बनारस को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश भर के जिला अधिकारियों से उन्होंने 18 तारीख को और 20 तारीख को बैठक करने का निर्णय लिया और सभी को प्रेरित करेंगे कि बनारस से सीख लें और AK शर्मा जैसे अगर नेतृत्ववान व्यक्ति हर जिले में हो जाए तो भारत में कोरोना से जंग जीती जा सकती है और ये बनारस आज उसका ये उदाहरण पेश कर रहा है। BHU ENT विभाग के चिकित्सकों ने ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन किया। कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। BHU अस्पताल में पिछले दिनों 2 मरीजों के ऑपरेशन के बाद ब्लैक फंगस से पीड़ित एक और कोरोना संक्रमित महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद महिला को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहां डॉक्टर की टीम निगरानी कर रही है।
ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ब्लैक फंगस से पीड़ित कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला का ENT डिपार्टमेंट के चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल ने बताया कि महिला में ब्लैक फंगस का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। उन्होंने बताया कि अब एंटी फंगल दवाइयाँ चलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल है। मैं BHU में ENT विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसके केसेस अभी बहुत ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन के बाद लोगों में देखे जा रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, इसके केसेस हम पहले भी देखते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के बाद ही हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन पहले जो हम केस देखते थे वो एक साल में 4 या 5 केस देखते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आई है, इसके बाद जो ये केसेस एकदम से बढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोरोना का भी कुछ हाथ है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन लोगों में देखे जा रहे हैं। अब ये म्यूकरमाइकोसिस होता कैसे है बॉडी में? नॉर्मली ये फंगस जो होती है, जो म्यूकरमाइकोसिस करती है, ये नॉर्मली हमारे हवा में, हमारी बॉडी में, ये सब जगह पे पहले से मौजूद रहती है। हमारे नाक में, हमारे कान में, मुंह में ये पहले से मौजूद रहती है। लेकिन नॉर्मल आदमी में ये अपना असर नहीं कर पाती है, क्योंकि उस नॉर्मल आदमी की इम्यूनिटी जो है वो उसको बढ़ने नहीं देती है। अब कोरोना इन्फेक्शन के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये इन्फेक्शन उन लोगों में हो रहा है? एक तो देखा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, सेकेंड वेव ऑफ जो कोरोना हुई है, इसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी एक तो देखा जा रहा है कि काफ़ी कम हो जा रही है लोगों में। दूसरा, उनका जो स्टीरॉयड, जो घर में वो खुद से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं हाई डोज, उसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। और तीसरा, बहुत सारे लोगों में उनको अपना शुगर स्टेटस नहीं पता होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें शुगर ज़्यादा होता है, उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये फंगस इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो ब्लैक फंगस के केसेस को रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी पेशेंट कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उनको अपने नाक की, मुंह की, चेहरे की हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। उनको हमेशा गर्म पानी का भाप लेते रहना चाहिए, नाक की धुलाई करनी चाहिए गर्म पानी में नमक और मीठा सोडा डाल करके। इसके अलावा अगर वो ऑक्सीजन के साथ में मास्क या कैनुला लगा रहे हैं, तो उसकी नियमित रूप से उसको सैनिटाइज़ करना चाहिए, उनकी धुलाई करनी चाहिए और फिर लगाना चाहिए। ये नहीं है कि उसको धोया नहीं हो, 6-7 दिन तक वैसे ही वो यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फंगस को बढ़ाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन अच्छे से करना है। दूसरा, कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान हर मरीज़ को अपना शुगर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनका शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका तुरंत से ट्रीटमेंट लें, किसी भी फॉर्म में अच्छे शुगर के डॉक्टर को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। शुगर बढ़ना से ये फंगस का इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ कि अपने कोरोना रिकवरी के दौरान, कोरोना इन्फेक्शन रिकवरी के दौरान अपनी डाइट पे ध्यान दें। अच्छी डाइट खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हाई प्रोटीन डाइट खाना ज़रूरी है, खूब पानी पीना ज़रूरी है, फल फ्रूट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने कितने केसेस देखे हैं। बनारस में हमने अभी तक, मेरे सामने जो केस आए हैं वो तकरीबन 20 से 25 केस आ चुके हैं, जिनमें से 7 से 8 का ट्रीटमेंट हमारे BHU में अभी चल रहा है। और उनमें से 3 पेशेंट अभी इमरजेंसी में हैं, जो कि अभी उनका हम कोरोना रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी 4 पेशेंट्स हमारे वार्ड में हैं, जिनमें से 3 का ऑपरेशन हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। 2 पेशेंट्स को अभी एंटी फंगल दवाई चल रही है ऑपरेशन के बाद में। एक पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उस पेशेंट को हमने कल कोविड OT जो होता है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव केसेस ऑपरेट होते हैं, उसमें हमने ऑपरेट किया है। उसके बाद में अभी उसको कोविड ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। मरीज़ की हालत अभी स्थिर है, लेकिन जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी तब तक हम उसको वार्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक उसकी एंटी फंगल दवा नहीं चल पाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? म्यूकरमाइकोसिस अगर किसी को हो जाए तो क्या हमें घबराने की ज़रूरत है? नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत से आप अपने ENT डॉक्टर या आई सर्जन को जा कर के दिखाएं और उनसे डायग्नोज करवाएं।
ENT सर्जन जो भी होगा वो देखेंगे, अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो अंदर से टिश्यू को फंगल स्मेयर के लिए और कल्चर के लिए भेज सकते हैं, जिससे इस फंगस की पुष्टि हो सकती है। और पुष्टि होने के बाद में CT स्कैन या MRI कराया जाए नाक का, आँख का और ब्रेन का, जिससे ये पता चलेगा ये फंगस कहाँ फैली हुई है। उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। अगर ये फंगस आपके साइनसिस में है तो तुरंत से उनको साइनसिस को क्लियर करना चाहिए और एंटी फंगल दवा शुरू करनी चाहिए। तो ये थी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी। नमस्कार। फूलपुर थाना अंतर्गत तारी गांव निवासी एक महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। फूलपुर थाना अंतर्गत तारी गांव निवासी मंजू देवी नामक महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि वो और उसके पति संजय मुसहर अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। उस जमीन पर नजर लगाए बैठे गांव के ही मनबड़ किस्म के एक व्यक्ति ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर जब वो थाने पहुंची तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे मायूस होकर महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। ये मामला है कि हमको गांव वाले सब मारते पीटते हैं, भगाते हैं। हम दोनों तीनों चारों प्राणी कुल परिवार भागल फिरते, हमने के गांव में रहने नहीं देते हैं। गांव वाले से अवधरायन पटेल हमने के अपने भी मारते पीटते हैं, गांव वाले से भी मरवाते पिटवाते हैं। कौन है ये? पटेल है अवधरायन। तो कौन है ये पटेल जी? कौन पड़ोसी हैं कि रिश्तेदारी हैं, पटीदार हैं? अरे हम मुसहर है मंजू और वो पटेल है। क्यों मारते पीटते हैं? क्या वो हमारा बाप दादा को जमीन कब्जा कर लिया है, हम लोग रास्ते पानी डोलते फिरते नहीं देते हैं। ये जो कब्जा किया है अपने लल्लू प्रधान भी अवधरान भी मरवाते पिटवाते हैं और मुन्ना भी मारने की धमकी दे रहे हैं रास्ते पर। इसके लिए अपने प्रधान से मिली गाँव के? नहीं। तो यहाँ पर उच्च अधिकारियों से मिलने आई तो क्या कह रहे हैं? अधिकारी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, हम भटक रहे हैं। थाने गई थी? थाने पर जाते हैं, वहाँ पर नहीं सुनवाई होता है। चौकी पर जाते, चौकी पर सूत रहे हैं, उसको नहीं सुनवाई होता। महानगर उद्योग व्यापार समिति व श्रीमती रचना देवी समाज सेवी ट्रस्ट द्वारा कमिश्नरेट कार्यालय पर कोविड किट उपलब्ध कराई गई। महानगर उद्योग व्यापार समिति व श्रीमती रचना देवी समाज सेवी ट्रस्ट के सौजन्य से पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को 1000 कोविड मेडिसिन किट के साथ ही 50 ऑक्सीमीटर उनके कार्यालय जाकर दिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से लक्ष्मीकांत पांडे, कृष्णकांत पांडे, शशिकांत पांडे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जो है आप लोगों के व्यापार मंडल के उस पर जो है और अनुरोध पर हमने जो है सारी किटें जो है और ऑक्सीमीटर जो है कोविड-19 के लिए हमने जो है पुलिस कमिश्नर साहब को सौंप दिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड नियमों संग शहर में मना ईद उल फित्र का जश्न, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई सेवइयां, कोरोना खात्मे की मांगी दुआ। अक्षय तृतीया पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। अक्षय तृतीया पर्व पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने किया पौधरोपण। और कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में रेमडेसिविर इंजेक्शन कराया जा रहा उपलब्ध। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।